नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर, देश का सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो। एनआईए ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। 250 लोगों को तकरीबन अरेस्ट किया गया है। लेकिन आज टक्कर में हम बात करेंगे पीएफआई के खुफिया विंग की और ये बताएंगे इसका मकसद क्या था। लेकिन सवाल उन लोगों पर खड़ा होता है जो आरएसएस का नाम लेकर पीएफआई को बेइंतहा बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन दे रहे हैं। हमारे साथ होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सांसद एसटी हसन और कांग्रेस के नेता राशिद अलवी। तो आज इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद सीएनबीसी आवाज की टक्कर में। देश के 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे पड़े और 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। निश्चित रूप से चिंताजनक है। और अगर कोई ऐसी चुनौती देना चाहता है, इस्लामीकरण कर देंगे या ऐसी जो मंशा है, ये मंशा ज्यादा खतरनाक है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है। लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब इस पर हो रही राजनीति भी समझ लीजिए। कांग्रेस के बड़े नेता और गांधी परिवार के करीबी दिग्विजय सिंह को पीएफआई और आरएसएस एक जैसे संगठन लगते हैं। के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? इस हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने भी पीएफआई पर कार्रवाई वाला दर्द ट्वीट कर जाहिर किया। उन्होंने लिखा, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। आरएसएस और पीएफआई दोनों के लिए कानून में फर्क क्यों? कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रहा है तो उनको उनके लिए वो रास्ता तलाश कर रहे हैं। उनको गद्दार क्यों समझा जा रहा है? उनको जो लोग इस तरह के इसको पीएफआई को और राष्ट्रवादी संगठनों को जोड़ते हैं, कहीं ना कहीं वो पीएफआई की को बचाव करने की कोशिश करते हैं और उनके सुरक्षा कवच बनने की कोशिश करते हैं। बीते शनिवार पुणे में पीएफआई के प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी के आरोप लगे तो आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी इसके भी बचाव में कूद पड़े। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है एक प्रोटेस्ट का इजहार है, ऐसा नहीं है कि वो पाकिस्तानी हो गया। सवाल ये है कि क्या पीएफआई का खेल खत्म होने वाला है, और सवाल ये भी कि सियासी नफा नुकसान के लिए ऐसे संगठन को कवर फायर क्यों? आज क्या पीएफआई का गेम ओवर है? इस पर बड़ा खुलासा तो हम करेंगे ही, लेकिन मेरे साथ इस विषय पर बात करने के लिए कई मेहमान सुपर एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में मुख्तार अब्बास नकवी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। राशिद अलवी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। समाजवादी पार्टी से एसटी हसन है, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। नकवी जी, आपने पीएफआई को अलकायदा की परछाई कहा है और आईएसआईएस की प्रॉक्सी कहा है। इतना ही अगर खराब संगठन है तो इसे बैन क्यों नहीं कर दिया जाता? सीधा सवाल है मेरा। देखिए अमित जी, जो संगठन कहना भी मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। जो शैतानी मानसिकता से इकट्ठा लोग एक संकल्प लेकर के, एक साजिश लेकर के, एक सोच लेकर के चल रहे हों कि हम 2047 तक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी में बदल देंगे और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी से डिमोलिश कर देंगे, तो वो लोग जो है वो अलकायदा की परछाई हो सकते हैं। अलकायदा मतलब कि आतंक और आतंक के आकाओं की सोच। दिग्विजय सिंह, बर्क, अबू आजमी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं। आप भी मुसलमान हैं, अबू आजमी को कौन हक देता है कि इसे मुसलमानों से वो लगातार जोड़े? क्या इस पीएफआई को देश के मुसलमानों से जोड़ा जा सकता है? मेरा सीधा सवाल है मुख्तार अब्बास नकवी जी, जवाब इस बात का। नकवी जी, ये गलत जोड़ रहे हैं। ये ना ये मुल्क के दोस्त हैं, ना मानवता के दोस्त हैं और ना मजहब के दोस्त हैं। ये इस्लाम के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं
और साथ ही साथ जो है वो ईमान के भी दुश्मन है। तो इसलिए जो लोग इसको मुसलमानों के साथ जोड़ रहे हैं वो मुसलमानों के हितैषी नहीं हो सकते, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखिए कोई भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, अभी अलकायदा हमारे देश में अपनी जड़ें नहीं जमा पाया, लेकिन उसने इस तरह के प्रॉक्सी तैयार कर दिए और वो धीरे 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 उनकी मशरूमी ग्रोथ होती है। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एक कर्नाटक का ऑर्गेनाइजेशन, एक केरला का ऑर्गेनाइजेशन मिल मिला करके इनके साथ मर्ज करके वो कहते हैं हमारी ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई अब। यानी कि आप ये सोचिए कि हमारे देश में बहुत डेमोक्रेसी, मैंने इसीलिए शुरू में आपसे कहा अमीर जी कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी को वायलेंट इस्लामोक्रेसी से डोमिनेट करने की कोशिश है। इसका न इस्लाम से मतलब है, न मुसलमान से मतलब है, न किसी भी मजहब से मतलब है। ये शुद्ध रूप से देश में आतंक फैला करके अपनी शैतानी हरकतों को अंजाम देने से मतलब है इसका। मैं सीधा रुख करता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में राशिद अल्वी भी हैं। राशिद अल्वी, नकवी जी ने कह रहे हैं कि पीएफआई अलकायदा की परछाई है और आईएसआईएस की प्रॉक्सी है। आपका इस विषय पर क्या कहना है, आपके विचार क्या है? दो टूक पूछ रहा हूं मैं। राशिद अल्वी, देखिए सवाल गर्व का नहीं है, सवाल यह है कि देश के खिलाफ जो भी कोई काम करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब आप ये कहते हैं पीएफआई के खिलाफ हो रहे तो गर्व होना चाहिए, इससे आपकी नीयत का पता चल जाता है। जो भी संगठन है, जो भी आदमी है, अगर देश के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर पीएफआई के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो इसमें प्राउड करने की क्या ज़रूरत है? अफसोस की खबर है कि इस देश के अंदर देशद्रोही मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसके सबूत भी देश के सामने आने चाहिए। आ तो रहे होता क्या है कि गुजरात के अंदर आ तो रहे, कई मीडिया के अंदर आ रहे हैं ना, ये तो देखिए कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है। गुजरात के अंदर 219 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 19 साल के बाद उन सबको अदालत ने बरी कर दिया। कौन है जिम्मेदार 19 साल के लिए? उन्होंने जिंदगी, उनमें से 8-10 लोग जेल के अंदर मारे गए। आप शुरू में कहते हैं कि ये देशद्रोही हैं, इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, नतीजे कुछ और निकलते। अगर उन्होंने सचमुच किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। देश के खिलाफ कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती है, लेकिन बदले की भावना से, किसी एक संगठन को ख़त्म करने की भावना से, और अगर वो इतने ख़तरनाक हैं, अभी तक सरकार ने पाबंदी क्यों नहीं लगाई? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक सरकार ने पाबंदी क्यों नहीं लगाई है। मुख्तार अब्बास नकवी, क्या पीएफआई पर बैन का वक्त आ गया है? व्हाट इज योर टेक? नकवी जी, देखिए मुझे अमीर जी एक चीज़ बहुत साफ दिखती है। देखिए मुझे एक चीज़, जो चीज़ें जिस तरह से इनकी शैतानी मानसिकता और शैतानी हरकतें एक के बाद एक दिखाई पड़ रही हैं, एक के बाद एक इनके खुलासे हो रहे हैं जी। इनकी षड्यंत्रों की और इनकी साजिशों की फहरिस्त दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है। ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा के हित में जो एजेंसियां हैं वो सही रास्ते पे जा रही हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे संगठन और ऐसे संगठन से जुड़े हुए लोग खुले नहीं छोड़े जा सकते जी। क्या पीएफआई पर बैन कर देना चाहिए, पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? राशिद अल्वी, आपकी इस पर क्या राय है? सीधा सवाल है मेरा। अल्वी जी, पीएफआई शुड बी बैंड? मेरी राय है कि देशद्रोही लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुख्तार अब्बास नकवी को ये बताना चाहिए कि उनके पास क्या सबूत हैं जो वो ये बात कह रहे हैं। ये बात तो जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो लोग जो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो ये बात कहें तो अच्छा है। तो पीएफआई को आप देशद्रोही मानते हैं? पीएफआई, इतना ही कह सकता हूँ जी। पीएफआई मैं जब तक अदालत का फैसला नहीं आता, मैं किसी अदालत का फैसला जब तक नहीं आता मैं किसी को देशद्रोही नहीं मानता। लेकिन आपके काबिल दोस्त लखीमपुर में जी आपके काबिल दोस्त दिग्विजय सिंह तो आरएसएस और पीएफआई को बराबर खड़ा कर रहे हैं।
आरएसएस की कार्रवाइयां भी बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। दिग्विजय जी जो बात कह रहे हैं यकीनन किसी सबूत की बुनियाद पे कह रहे होंगे। और सवाल यह कि लखीमपुर में जिस मंत्री के बेटे ने 4 लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, वो आज भी आप मंत्री बना हुआ है, उसे ड्रॉप करने को तैयार नहीं भारतीय जनता पार्टी। ऐसे लोगों को साथ लेके अगर आप सरकार चलाएंगे तो भाई सवाल तो उठेंगे, शक तो होगा, शुबा तो होगा। पीएफआई अगर आपने बोला दिग्विजय सिंह, यू सपोर्टेड दिग्विजय सिंह कैटेगोरिकली। अगर आपको लगता है कि आरएसएस इतना देश विरोधी संगठन है, जो जब आपका शासन था तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी? सरदार पटेल, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम लोग संघ की तारीफ कर चुके हैं। आपका शासन था इस देश के अंदर, थोड़ा शासन नहीं था, 65 से 70 साल का शासन था। आरएसएस क्यों नहीं आपने कार्रवाई करी आरएसएस पर? प्रणब मुखर्जी तो हेडक्वार्टर तक चले गए आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, और उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा करी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। प्रणब मुखर्जी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मेरा ख्याल ऐसा है कि आपने इतिहास नहीं पढ़ा है। सरदार पटेल ने क्या कहा था आपको मालूम है आरएसएस के बारे में? आरएसएस के बारे में कहा था कि इनके दिल नफरत से भरे हुए हैं, और पाबंदी लगाई थी आरएसएस के ऊपर, और उसके बाद खोली भी थी। इतिहास का ये पन्ना पढ़िए, बिल्कुल पढ़ा हुआ, उसके बाद खोली भी पन्ने थी को। जी हाँ, इतिहास के पन्ने में तो ये भी है कि महात्मा गांधी, इतिहास के अदालत नकवी साहब, अगर आप मुझे इतिहास के पन्ने की बात कर रहे हैं तो मैं बाइज्जत आपको बोलना चाहता हूं, इतिहास के पन्ने में तो महात्मा गांधी गए थे और संघ के कार्यक्रम के अंदर वर्धा में। क्या करिएगा 1934 में? आप क्या बात कह रहे हैं? आप महात्मा गांधी को आप बता रहे हैं कि आरएसएस को सपोर्टर थे महात्मा गांधी। He went to RSS। इतिहास का नया पन्ना लिख रहे हो, नया पन्ना लिख रहे हो इतिहास का 1934 में करने के लिए। तो क्या है कि अगर सुनिए मेरी बात, किसी से मुलाकात करना, कोई उसकी विचारधारा को, आपके चैनल पे मैं कितनी बार आता हूं, क्या आपकी विचारधारा से मिलता है मेरा कोई? मेरी विचारधारा तो राष्ट्रवादी है सर। विचार अलग, मेरे अलग। जी जी, चलिए राष्ट्रवादी की बात हो रही है तो दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी दोनों, नकवी साहब, आरएसएस पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि पीएफआई और आरएसएस का एक ही मंत्र है, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं। मिस्टर नकवी, राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं। जवाब मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, मुझे क्या लगता है कि ये जब तर्कों की कंगाली होती है ना, तो कुतर्कों के मवाली ऐसे लोग बन जाते हैं। जी, आप एक बात बताइए, कुछ राष्ट्रवादी, एक तरफ राष्ट्रवादी संगठन है जो देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, और एक तरफ वो संगठन और वो लोग हैं जो देश की सुरक्षा को तार तार करना चाहते हैं, देश के सौहार्द को ध्वस्त करना चाहते हैं, देश में शांति और के माहौल को तबाह करना चाहते हैं, और हिंसा के माध्यम से देश के इंसानियत और मानवता को लहूलुहान करना चाहते हैं। उनसे आप मुकाबला करेंगे? जी जी, एसटी हसन, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा आपसे सवाल है, आपके नेता अबू आजमी कहते हैं कि आरएसएस और पीएफआई के लिए अलग कानून क्यों है? क्या आप पीएफआई और आरएसएस को एक तराजू में तोलते हैं? अगर तोलते हैं तो कैसे तोलते हैं? क्या आपके पास भी कंगाली है? एसटी हसन। देखिए, मैंने उनका बयान तो नहीं सुना है। अच्छा, क्या किसने क्या कहा, लेकिन हमें देश के न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। अगर आरएसएस भी किसी गैर कानूनी काम में संदिग्ध पाई जाती है तो हमारा कानून उसके ऊपर भी उसी हिसाब से काम करेगा। जी 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 जी। शिवानंद तिवारी ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को विरोध का एक नायाब तरीका बताया है। नकवी साहब, क्या मोदी के विरोध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा सकते हैं? क्या शिवानंद तिवारी ये कह सकते हैं, और वो कह रहे हैं, कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी विरोध का एक तरीका हो सकता है? मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए, मुझे क्या लगता है, अरे भाई, आपका पॉलिटिकल, हमारा मोदी जी से विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से विरोध हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से विरोध हो सकता है, लेकिन आपकी जो मोदी बैशिंग की सनक है वो भारत बैशिंग की साजिश तक पहुंच जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तो अनएक्सेप्टेबल है।
कि मोदी को के खिलाफ आप हंगामा करते रहेंगे, चलो करो आप, कोई बात नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी कुछ बोल सकता है। लेकिन भारत के खिलाफ आप षड्यंत्र और साजिशें करोगे, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी करोगे, राष्ट्रीय ध्वज को के होली जलाओगे, तो ये इस देश का कोई भी व्यक्ति किसी भी मजहब का हो, किसी भी प्रांत का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, लिखित रिपोर्ट में अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी गई है, ये मैं बड़ी खबर बता रहा हूं। लेकिन राशिद अल्वी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपकी क्या राय है? क्या भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने सही हैं? आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, मिस्टर नकवी, मिस्टर राशिद अल्वी? आप एक बात बता दीजिए राशिद जी, वो तो बीजेपी के लोगों ने भेजे होंगे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ। आप पीएफआई को क्लीन चिट दे रहे हैं, बीजेपी पे शक कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आपसे मेरा एक सवाल है जी, जब तक अदालत किसी के खिलाफ फैसला न दे दे, उसको गुनाहगार मानना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं मान सकते। पहले आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं तो मानना फिर आप चाहिए। PFI को सेम कैसे अप्लाइज, मानना है कि गुनाहगार है? सेम अप्लाइज व्हेन जब नरेंद्र मोदी के ऊपर गुजरात दंगों का आरोप लगा, लेकिन उनको गुनाहगार माना गया था 2002 से, माना गया था, नहीं माना गया था? आपने भी क्या क्या बयान दिए थे? मुझे तो बिल्कुल 22 आप साल गलत हो कह गए रहे हैं। जर्नलिज्म में, पॉलिटिक्स को कवर करते करते। ये सीधी बात है। आप गलत कह रहे हैं। इल्जाम लगाना अलहदा चीज है, गुनाहगार मानना अलहदा चीज है। मैं आज भी कहता हूं, गुजरात में जो कुछ हुआ था उसके लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री जिम्मेदार थे। किसी भी प्रदेश में अच्छा बुरा काम कुछ भी होता है, उसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है। कल भी कहता था, आज भी कहता हूं। इल्जाम लगाना अलहदा चीज है, जुर्म साबित हो जाना दूसरी चीज है। तो इस समय तो इल्जाम ही लग रहे हैं, लेकिन ये पीएफआई नहीं, देखिए हम कह रहे हैं इल्जाम। पीएफआई अपना जब विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहां पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन आप उस पे शक बीजेपी पे कर रहे हैं, जबकि कहीं बीजेपी का नाम नहीं आया इस पूरे घटनाक्रम के अंदर। पीएफआई का विरोध प्रदर्शन था, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तो गलत है कि नहीं है? शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि आरजेडी के ये विरोध करने का एक तरीका हो सकता है। गलत है, लेकिन उन लोगों को आपने गिरफ्तार किया कि नहीं किया? जेएनयू में नारे लगे थे, आज तक आपने गिरफ्तार नहीं किया। सिवाय प्रोपेगेंडा मशीनरी है आपकी। आपको तो याद होगा जेएनयू में हॉस्टल के अंदर घुस के बदतमीजियां की गई थी, नारे लगे थे, आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों? मीडिया में एक खबर आ जाती है, माहौल खराब कर देते हैं, नफरत फैला देते हैं। आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं निकलता जी, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है ये मुस्लिम संगठन है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। क्या आप भी इस बात से सहमत है? ये मुस्लिम संगठन है, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग टारगेटेड, पीएफआई। देखिए, ये बात टीवी पे बहस होना ही इस बात का सबूत है कि ये हिंदू मुस्लिम होना चाहता है। अगर वो संगठन गड़बड़ होने दीजिए ना कार्रवाई, क्यों इस पे बहस ही क्यों कर रहे हैं आप? जब कोई नतीजा निकलेगा, अदालत का फैसला आएगा, उस पे हम बहस करेंगे। तो मतलब बहस इस पर नहीं होनी चाहिए, ये राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी, आपकी सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है, निर्दोष मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, आपकी सरकार भेदभाव की भावना से काम करती है, ये आरोप लगाया जा रहा है और लगातार नेता ये आरोप लगाते हैं। मिस्टर नकवी, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि ज़रा इन लोगों के बयान जिन लोगों ने अभी दिए हैं, उस वक्त के बयान देख लीजिए जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके जी आतंकवादियों को तबाह किया था। पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस करके भी किया था, चाहे और जगहों पे भी किया हो, उनके सारे के सारे कैंप तबाह कर दिए थे। तो उस वक्त पाकिस्तान उधर से सबूत मांग रहा था, इधर से सवाल की जुगलबंदी हो रही थी। सवाल और सबूत की जुगलबंदी इन लोगों ने भी उस समय भी की थी। इसलिए इनको कभी कभी जो ऐसे लोग जब भी जो राष्ट्र के खिलाफ, राष्ट्र के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उनके पक्ष में जब खड़े होते हैं, तो मुझे इनकी सोच पर और इनकी नीयत पर और इनकी मानसिक दिमाग पर जो है उससे शक होने लगता है। जी नकवी जी, एसटी हसन, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मौजूदा बीजेपी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ दुर्भावना के साथ काम कर रही है? क्या आप ऑलरेडी अपना मन बना चुके हैं? देखिए, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि देश में क्या देख रहा है, हमारी राजनीति, हमारी सियासत किस तरह से की जा रही है। ना हम विकास की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं, ना महंगाई की बात करते हैं, ना
किसान की बात करते हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। जब हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो जाहिर है फिर सियासत में कम्युनल हो जाती है, सांप्रदायिक हो जाती है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का और हम लोगों का कि आज हम 21वीं सदी में जब दुनिया जा रही है, हम अपने देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए भी है। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी, आपके मुताबिक इन संगठनों को कौन लगातार ऑक्सीजन दे रहा है? क्या जो नेता बोल रहे हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं? ओवैसी, बर्क जैसे नेता लगातार ऑक्सीजन दे रहे हैं, जो बार बार कहते हैं मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। एक ही उनका टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही बयान आता रहता है, हर चीज में मुसलमान को ले आते हैं, मुसलमानों को टारगेट करने पे ले आते हैं। पीएफआई में तो कोई मुसलमान है ही नहीं, पीएफआई शब्द में तो कोई मुसलमान शब्द है ही नहीं। मिस्टर नकवी, कोई सवाल नहीं पैदा होता। ये सरकार समाज की, इस देश के 140-45 करोड़ लोगों की सुरक्षा और सम्मान के प्रति संकल्पबद्ध है। अगर वो आतंकवाद यहाँ होगा जो आज जो है वो 8.5 साल से किसी भी लाजपत नगर में जो है वो विस्फोट नहीं हो पाया, मुंबई में सीरियल बम धमाके नहीं हो पाए, कलकत्ता में धमाके आतंकवादियों के नहीं हो पाए, अजमेर में नहीं हो पाया, मक्का मस्जिद में नहीं हो पाया, लखनऊ में नहीं हो पाया, या गुवाहाटी में नहीं हो पाया, या देश के किसी कोने में आतंकवादियों के शैतानी धमाके नहीं हो पाए जिसमें कि बेकसूर लोगों की जानें गई थी। गुड पॉइंट। तो इसमें ये क्या केवल हिंदू और मुसलमान, केवल एक किसी कम्युनिटी की सुरक्षा है क्या? धर्म की बात, या मारे जाते हैं जब आतंकवादियों के हमलों में, तो वो आतंकवादी चुन के तय करके मारता है क्या कि ये हिंदू है, कि ये मुसलमान है, कि ये सिख है, ये ईसाई है? वो तो हिंदुस्तानी समझ के बर्बाद करता है। इसलिए ये बात हमें समझ रखना चाहिए कि देश को तबाह करने वाले आपके भी उतने ही दुश्मन हैं जितने देश के दुश्मन हैं। जी नकवी जी, राशिद अल्वी, क्या, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या इस देश में कुछ लोग एंटी इंडिया लॉबी के हैं और वो इस पूरे प्रकरण को ऑक्सीजन दे रहे हैं, जैसा आरोप लगातार लगाया जा रहा है? राशिद अल्वी, मेरे ख्याल से इस देश के अंदर कोई एंटी इंडिया लॉबी नहीं है। अभी आपने खुद कहा कि देश की जनता, देश के लोग देशभक्त हैं। अगर आप किसी को मानते हैं कि इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो उसके नाम बताइए, कौन लोग हैं जो इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं? उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन लोग हैं जो देश के खिलाफ ही काम कर रहे हैं, ये पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई नहीं है जो भारत के अंदर रहता है और देश के खिलाफ कार्रवाई करता है। क्या आपको लगता है जो पीएफआई काम कर रहा है और जिस तरह से बार बार कई चीजें सामने निकल के आ रही है, 2047 का एक बिहार पुलिस ने मॉडल निकाला था जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की प्लानिंग की बात की गई थी, जो बिहार पुलिस ने निकाला था। उसके बाद हमने देखा किस तरह से एक हाई एंड ट्रांसमिशन मिला है पीएफआई के पास। ये सब चीजें शक के घेरे को और ताजा करती हैं। क्या आपको लगता है पीएफआई पे क्रैकडाउन जायज है? सुनिए मेरी बात, क्या ये मुमकिन है कि 2047 तक अगर कुछ लोग चाहते हैं कि इसे इस्लामिक स्टेट बना दिया जाए तो बन जाएगी? पाकिस्तान नहीं बन पाया इस्लामिक स्टेट, दुनिया में 50 मुल्क हैं वो नहीं बन पाए इस्लामिक स्टेट। हिंदुस्तान जहाँ पे 85% हिंदू रहता है वहाँ पे इस्लामिक स्टेट कैसे बना दोगे? ये पुलिस का बनाया हुआ खेल है। और अगर कोई कहता है कि हम इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वो लोग जो कहते हैं कि इसे हिंदू राष्ट्र बना दो या इस्लामिक स्टेट बना दो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों बराबर के जिम्मेदार। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुख्तार अब्बास नकवी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एसटी हसन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद अल्वी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। के हैं मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय हैं, रिजवान अहमद हैं, शादाब चौहान हैं, मौलाना साजिद रशीदी हैं, बीएम कामले हैं, एसडीपीआई से आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। लेकिन सबसे पहले बड़ा खुलासा पीएफआई के बारे में। पीएफआई के खुफिया विंग का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। व्यूअर्स मैं आपको बता देता हूं, बीजेपी आरएसएस के कई शीर्ष नेता पर इनकी लगातार नजर थी, हर तरीके की नजर रखते थे ये लोग। हर जिले में मौजूद थी ये खुफिया विंग। इस समय का बड़ा एक्सपोजे है, हर जिले में कम से कम 2 लोग इस विंग में शामिल होते थे जिसकी जानकारी सिर्फ टॉप के लोगों को होती थी। वहां के जो बाकी कैंडिडेट्स होते थे, बाकी कैडेट्स होते थे, उनके पास जानकारी नहीं होती थी।
पीएफआई के छोटे लोगों को भी इनकी भनक नहीं थी और इसमें हर तरीका अपनाया जाता था, हर संभव तरीका जो है वो अपनाया जा सकता था। ये टारगेट थी बीजेपी और आरएसएस के नेताओं की। एक खुफिया विंग पर बड़ा पर्दाफाश हुआ है हाईली प्लेस्ड सोर्सेज के हवाले से और बहुत सी चीजें और निकली हैं। पीएफआई लगातार निशाने के घेरे पे है ही, शक के घेरे पे है ही, लेकिन अब जो एक्सपोजे हो रहे हैं वो बहुत कुछ और कह रहे हैं। मैं सीधा रुख करता हूं इस पूरे घटनाक्रम पे शादाब चौहान का, नेता पीस पार्टी के शादाब चौहान जो खुलासे पीएफआई पे हो रहे हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। या फिर अब असद ओवैसी और शफीकुर रहमान बर्क की बात पर इत्मीनान रखते हैं। बिल्कुल अमीश भाई, हमने हमेशा कहा कि नेशनल इंटीग्रिटी से बढ़कर कुछ नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी से इख्तलाफ हो सकते हैं, आरएसएस से हो सकते हैं, लेकिन ये सब देश से बढ़कर नहीं। हमारी लड़ाई सरकार से वैचारिक है, हमारी लड़ाई देश से नहीं है। नेशनल इंटीग्रिटी सुप्रीम है और इसीलिए हमने कहा कि अगर कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो आरएसएस का हो, पीएफआई का हो या कोई भी हो, अगर कोई गलत फिलहाल आरएसएस के कोई नहीं, आरएसएस का कोई नहीं है, आरएसएस का कोई नहीं है, पीएफआई का है। आप पीएफआई पर रहिए, आरएसएस का कोई नहीं है। आरएसएस का पीएफआई का लिंक निकला है टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आरएसएस का नहीं निकला। आरएसएस के प्रवक्ता हैं? मैं आरएसएस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट हूं और जर्नलिस्ट को तो सच्चाई है वो बतानी पड़ती है। आरएसएस की कार्रवाई हुई है क्या? आरएसएस की कार्रवाई हुई है क्या? मोहन भागवत के प्रतिनिधि हैं आप, मोहन भागवत के प्रतिनिधि हैं। एक आप, मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप डिसएग्री करिए। डिसएग्री की बात ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं आरएसएस का हो या पीएफआई का, पीएफआई का है ना। फिलहाल गिरफ्तारियां किसकी हुई हैं? क्या आरएसएस किसकी हुई, किसकी गिरफ्तारियां हुई हैं? इंद्रेश कुमार कौन है? इंद्रेश कुमार का क्या लेना देना पीएफआई से? कौन है? मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट का आरोपी है या नहीं? नहीं है। इंद्रेश कुमार नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप अभी भी। साध्वी कौन है? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। नहीं, आपको जानकारी नहीं है सर कि आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। शादाब चौहान, आपको परेशानी होगी क्योंकि बीजेपी के खिलाफ। एक सेकंड शादाब चौहान, मुझे परेशानी देशद्रोहियों से होती है, मुझे परेशानी देशद्रोहियों से होती है। तो आपका ये नथुराम गोडसे को आतंकवादी, चलिए है आतंकवादी, इसमें क्या बोलने की जरूरत है? आतंकवादी है वो नथुराम। देखिए, जो आदमी, जो व्यक्ति फैक्ट्स के ऊपर कमजोर होता है वो इधर उधर भागता है। बाहर निकालो जिस पे आतंकवाद का आरोप है। शादाब चौहान, आप इधर उधर भाग रहे हैं, मेरा सवाल बहुत निकालिए बाहर। शादाब, आर पार में हल्ला मत काटे, मेरा निवेदन स्वीकार करें। आप हल्ला काट रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, जो पीएफआई पर एक्सपोजे हो रहे हैं और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि अगर एंटी इंडिया काम हो रहा है, जो आपने बोला, उसमें अड़चन किसी को नहीं बनना चाहिए? ना असद ओवैसी को बनना चाहिए, ना शफीकुर रहमान बर्क को बनना चाहिए, ना किसी को बनना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ना दिग्विजय सिंह को बनना चाहिए। कोई अड़चन नहीं है। ना तो असदुद्दीन ओवैसी देशद्रोही है, ना दिग्विजय सिंह देशद्रोही है, ना शादाब चौहान देशद्रोही है। लेकिन टेररिज्म के नाम पर मुसलमानों की जिंदगी बर्बाद की जाती है, यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी अक्षरधाम बॉम्ब ब्लास्ट केस में। इसीलिए कह रहे कन्विक्शन रेट कितना है। आप उसको पूरी फैमिली को फ्रेम करेंगे, लोगों को पकड़ेंगे, एक इंडिविजुअल की वजह से पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कटघरे में खड़ा करेंगे। अगर कोई गलत कर रहा है उसके लिए अदालत है सर, लेकिन मुसलमानों को टारगेट करके कमजोर बनाने का और इस तरह टेररिज्म के नाम पर कि ये देशद्रोही हैं, उनके मजहब को लिंक करने का ये फॉर्मूला गलत है। मैं उसके खिलाफ हूं सर। एनआईए बताया कि यह 3 साल के अंदर क्या कन्विक्शन रेट कितना है जी, तो पिछले लोगों को पकड़ा है 12-12, 15-15 साल जब उनके टैग लगता है आतंकवादी का। आप और मैं शायद नहीं समझ सकते, जिनके बच्चों पे टैग लगता है आतंकवादी का, वो घर से बाहर नहीं निकल पाते और 20 साल पता चलता है ये तो बेगुनाह है। उसका जिम्मेदार कौन है? यह गलत है। पीएफआई को पॉलिटिकल जरिए आप जो कर रहे हैं उसका नुकसान होगा। बिल्कुल टेररिज्म का हम कंडेम करते हैं। अच्छा ठीक है, ये कंडेम हो रहा है आपका। अश्विनी उपाध्याय, देखिए, पहली बात तो मैं शादाब भाई से इस बात से सहमत हूं कि देश में जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है। स्पीडी जस्टिस होना चाहिए। 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो। इतनी सारी आतंकवाद की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 20-22 साल में केवल 2 लोगों को फांसी हुई। केवल याकूब मेनन को फांसी हुई और केवल अफजल गुरु को फांसी हुई। तो वास्तव में जिस हिसाब से भारत में देशद्रोही गतिविधियां हो रही हैं, खासतौर पर ये पीएफआई कर रहा है, अगर इन लोगों को लिए फांसी का कानून नहीं बनेगा और साल भर 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर फांसी नहीं होगी, तो स्वाभाविक सी बात है ये बात बढ़ेगी। अब जहां तक आई बात, एक उन्होंने कहा, लेकिन मैं जवाब नहीं देना चाहता था, बस इतना कहना चाहूंगा,
तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। ऐसे भारत दुनिया के 55 देश अशांत हैं जहां न हिंदू है, न आरएसएस है, न बीजेपी है, न मोदी जी हैं, न भागवत जी हैं, न तो इंद्रेश जी हैं, कोई नहीं, न अश्विनी उपाध्याय है, न अमित देवगन है। जिन 55 देशों का नाम मैंने लिया वहां पे ऐसे नाम इक्के दुक्के भले मिल जाए, एक दो लोग ऐसे हों, अदरवाइज तो वहां पे सारे एक ही समुदाय के लोग हैं, खासतौर पे जो रिलीजन ऑफ पीस है लोग, उससे लोग जुड़े हुए हैं। तो वहां अशांति क्यों है ये हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप लिस्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप देखिए, विकीपीडिया पे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप आप एक बार गूगल करिए, दुनिया के 60 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों का नाम है जिनको विभिन्न देशों ने बैन किया है, और इनफैक्ट उनमें कुछ एक देशों को इंडोनेशिया ने भी बैन किया है, किसी को अलग अलग देशों ने बैन किया। अगर उनकी आप देखें तो उनके नाम से ही पता चल जाता है कि क्या कहानी है। तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं, इस चीज को हमें सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि पीएफआई जैसा देशद्रोही संगठन, पीएफआई जैसा अलगाववादी संगठन, आतंकवादी संगठन, उससे लोग भारत में क्यों जुड़ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो कुछ स्कूल हैं, वहां स्कूलों में ऐसी कोई बात है जिसके वहां से पढ़े हुए बच्चे अट्रैक्ट हो जा रहे हैं। भाई हमारे हिंदुस्तान का कोई आईएसआईएस में भर्ती हो जाए, हमारे हिंदुस्तान का कोई अगर जाके पीएफआई में भर्ती हो रहा है अमित जी, तो हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा कौन सा स्कूल है जो नफरत सिखा रहा है और नफरत अट्रैक्ट कर रहा है, युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जवाब लेते हैं। शदाब चौहान 40 सेकंड में जवाब दें मौलाना साजिद रशीदी। अश्वनी भाई ने 2 पॉइंट्स कहे, मैं उनसे एग्री करता हूं। जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आप पीआईएल फाइल करिए, आप तो बहुत करते हैं, कीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर कोई पीएफआई ज्वाइन करता है, वो भारत के संविधान के अनुसार रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जिस दिन वो बैन हो जाएगा या साबित हो जाएगा, या खड़गौन से लेकर कितने केसेस हैं, कहीं चार्जशीट में अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि उनके लोग किसी चीज में इन्वॉल्व हैं। अगर हो जाएगा, अगर कोई गलत होगा तो कानून अपना कार्य करेगा। तीसरी चीज मेरी, आप 55 देश की बात करें, सर मैं भारत का निवासी हूं, भारत की बात करते हैं ना। भारत के अंदर क्या ध्रुव सक्सेना जो आईटी सेल का इंचार्ज था, उस पर यूएपी एनआईए क्यों नहीं लगा? असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले आज जेल में क्यों नहीं है? जो नरसिंहानंद रोजाना मुसलमानों को काटने की बात करता है, बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद एनआईए जांच क्यों नहीं करता? यूएपीए क्यों नहीं करता? जो लोग भी किसी भी मजहब के खिलाफ हथियार उठाने की बात करें, मारने काटने की बात करें, उनके लिए इक्वल जस्टिस के बुनियाद पर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? अश्वनी भाई मैं तो कह रहा हूं पीआईएल फाइल कीजिए। आप जैसे बड़े वकील को, एक बड़े जानकार को यह संदेश देना चाहिए। और देश का सबसे बड़ा शो न्यूज 18 का, मिस देवगन का, कि पूरे देश में संदेश जाए, कोई किसी धर्म के खिलाफ बकवास करेगा, किसी धर्म को मारने काटने की बात करेगा। शदाब, अब अपनी आप वाणी को विराम दीजिए, वाणी को आपने अपनी बात को रख लिया। अश्विनी उपाध्याय 30 सेकंड जवाब, देन साजिद रशीदी। पीआईएल फाइल किया है मैंने, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए पीआईएल फाइल किया है मैंने, विदेशी फंडिंग रोकने के लिए पीआईएल फाइल किया है, हवाला फंडिंग के लिए पीआईएल फाइल किया हुआ है, एफसीआरए को ठीक करने के लिए पीआईएल फाइल किया। मेरी 150 से ज्यादा पीआईएल है, उसमें ज्यादातर मेरी पीआईएल पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म पे है। मैं जो अमित जी के पास टाइम नहीं होगा ना, मैं अभी पीडीएफ भेज देता हूं, 150 पीआईएल है, तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कितना हमने इसमें रातें गुजारे, कितने हमने रातें खराब किया, कितने हमने इसमें घंटे हजारों घंटे लगाए। जो ओवैसी के ऊपर गोली चलाते हैं उन पर भी तो जांच की जाए। क्या आप गलत बातें कर रहे हैं? ओवैसी पर जिसने गोली कराई, गोली चलाई, वो अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? कैसी बात करते हैं? नरसिंहानंद अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? उसको सबने कंडेम किया नहीं किया? किसी ने बोला हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? नरसिंहानंद की जब गिरफ्तारी हुई, कैसी आप बात कर रहे हैं? नरसिंहानंद की तो किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। उमर खालिद नाम का नौजवान जेल में। देखिए एक सेकंड, उमर अब कोई देश विरोधी काम करेगा, फायर करते रहोगे सादाब। अरे शादाब चौहान, आप अनकंट्रोल हो जाते हैं। ऑडियो डाउन करिए, इनका ऑडियो डाउन करिए। आप अनकंट्रोल हो जाते हैं, आपको पता नहीं लगता आप क्या बोल रहे हैं। आप उमर खालिद जैसा नौजवान, अरे उमर खालिद ने अगर देश विरोधी काम किया होगा, कोई गलत काम किया होगा, वो जेल जाएगा। जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा। नरसिंहानंद ने गलत काम किया, वो जेल गया। और असद ओवैसी साहब के पर जिसने गोली चलाई, वो जेल गया। कमाल की बात है, आप लोग जेल जाने वाले का धर्म ढूंढने लग जाते हैं। कमजोरी वही है, दिक्कत वही है। मैं साजिद रशीदी का रुख करता हूं। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है पीएफआई पर जो कार्रवाई हो रही है ये देश के इंटरेस्ट में है? क्योंकि अगर पीएफआई आईएसआईएस जैसे संगठन के साथ हाथ मिला रहा है या फिर उसके संपर्क में है, तो ये देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इट इज अ बिग थ्रेट।
देखो अमीश भाई, अगर किसी पर भी कार्रवाई देश के इंटरेस्ट में हो तो वो बहुत अच्छी बात है और हम उसी के साथ रहेंगे। कोई भी आदमी देश के खिलाफ काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो कार्रवाई वोट बैंक के इंटरेस्ट में होने लगे और अगर वो कार्रवाई कैसा वोट अपना बैंक? अगला टारगेट आने के लिए और पाने के लिए की जाए तो मैं समझता हूं वो संदेह के घेरे में आती है। और ये संविधान कहता है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है उसके लिए बोलिए आप। हमें अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है, 2009 में पीएफआई को चिन्हित किया गया था, उसके बाद में 2011 में बाकायदा गृह मंत्रालय में इस पर एक बड़ी बैठक हुई, हुई और कई बड़े सरकर्दा लोगों ने, डीजीपी लोगों ने कहा कि भाई ये इस तरह के काम हो रहे हैं। तो 11 साल किस चीज का इंतजार किया आपने? आज भी देखिए, ये मैं इनकलाब पेपर दिखा रहा हूं आपको, जिसको जागरण ग्रुप निकालता है, कोई मुसलमान नहीं निकालता। सुनिए बात, इसमें लिखा है बाकायदा नहीं है, इसमें कि हिंदू सरकार मुसलमान की में मत मंशा बांटिए। अभी भी साजिद रशीदी, मेरा आपसे निवेदन है, इसको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए। ये अगर एंटी इंडिया मूवमेंट पे कोई कार्रवाई हो रही है तो ये हिंदू मुसलमान नहीं है। मैंने एक बार भी हिंदू मुसलमान नहीं बोला। आपने बोला ये जागरण पेपर बोला है, हिंदू मुसलमान, इसको कोई मुसलमान नहीं निकालता। इसका कोई मतलब नहीं है ना। जब हम खबर दिखाते हैं ना, हम हिंदू होते हैं तो मुसलमान होते हैं ना, हम खबर दिखा रहे हैं। आप देखा ना, आप मेरी कौन सी बात पकड़ ली आपने बोली ये बात पकड़ ली। मैं कह रहा हूं कि इसको मुसलमान नहीं निकालता। अगर मुसलमान निकालता तो आप कहते हैं तो मुसलमानों का अखबार है। ठीक है। मैं कह रहा हूं दैनिक जागरण है, वो कह रहा है, देखिए उसकी खबर है, ऑथेंटिक खबर है, वो कह रहे हैं कि हुकूमत के सूत्रों से पता चला है कि हुकूमत की नीयत इस तंजीम को बैन करने की नहीं है अभी भी। आप क्यों बैन हमारे करना पास तो खबर है शायद बैन करने की है। ओके, रिजवान अहमद 2-3 साल बीत गए अमीश भाई, हम लोग डिबेट्स में बहुत रहे हैं। याद है लोग कैसे कहते थे, अरे पीएफआई पर कार्रवाई करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो, करो ना करो ना करो ना। अरे बाबा, सरकार ने तुम्हारी मान ली, कर दी कार्रवाई। चुनाव अब तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है यार? कार्रवाई करना, एजेंसियों को काम पे अरे यार लगाना। इसको चुप कराओ, कौन कहां मिला ये आदमी आपको? अरे चुप कराओ इसे भाई, अरे इसे चुप कराओ भाई, शांत, अरे इसे चुप कराओ अमीश यार। हाँ तो भैया, सरकार ने आज आप लोगों की मान ली। जो सब बोलते थे करो ना करो ना करो ना, लोग कर दी। जैसे लोग बोलते थे मंदिर कब बनेगा, तो तुम्हारी बात मान ली, बना दिया मंदिर। ठीक, पहली बात। दूसरी बात अमीश भाई, अगर मुसलमान नजरिए से किसी संगठन पर हमारी सरकार को आक्रमण करना होता, वैसे तो मैं AIMIM को भी पीएफआई का एक हिस्सा ही मानता हूं, तो AIMIM पर करती, केरला की मुस्लिम लीग पर करती, आसाम की वो जो डेमोक्रेटिक फ्रंट है बदरुद्दीन की, उस पर करती। पीस पार्टी को तो खैर मैं पार्टी नहीं मानता, उसमें 2-3 लोग होंगे, तो सरकार इन पर करती, इन पर तो करा नहीं, तो भैया पीएफआई पर क्यों करा? दूसरी बात। तीसरी बात अमीश भाई, आप देखना चाहते हो पीएफआई क्या है? जो आप लोग कह रहे हो पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई हो, पीएफआई का मंसूबा है, देश विरोधी मंसूबा है। अमीश भाई, मैं आपसे एक जगह बिल्कुल नाराज हूं आपके भाई की तरह। जो रशीदी के पीछे पोस्टर लगा है, अरे बड़े भाई यही तो पीएफआई है। भारत के तिरंगे में 2 तलवार और खजूर, यही पीएफआई है। भारत का नक्शा हरा, यही पीएफआई है। लेकिन आप रशीदी को लेके आ रहे हो और आप उसको अलाउ कर रहे हो बैठना, यही पीएफआई है। इसी तरीके से ये संगठन मजबूत होते हैं। आपको इस जाहिल को बोलना चाहिए कि अगर तुम मेरे डिबेट में आओगे तो तुम तिरंगे पर खजूर और तलवार नहीं लगा सकते, तुम भारत को हरा नहीं दिखा सकते। मैंने यही तो पीएफआई चाहता है। आप भारत का तिरंगा लगा लीजिए पीछे ना, कर रहा है, या भारत का तिरंगा लगा लीजिए, या फिर आपको अगर आपको रशीदी साहब सूट करता है तो इस्लामिक झंडा लगा लीजिए। एक तरफ की बात करिए ना, या तो भारत का तिरंगा लगा लीजिए या फिर इस्लामिक झंडा लगा लीजिए, या फिर अगर आपको दोनों लगाना है तो दोनों लगा लीजिए। लेकिन भारत के नक्शे को हरा दिखाने का तात्पर्य क्या है? रिजवान अहमद की बात का जवाब, वो मेरे भी पॉइंट का जवाब। अमीश बात सुनिए जी, अमीश बात सुनिए अमीश बात सुनिए। मैं फजूल बातों का मेरे पास जवाब नहीं होता।
जिन लोगों को देश के संविधान का पता नहीं है, भाई ये और गलती जिन लोगों को आपकी ये नहीं पता है। नहीं कि जो भी आपको तंजीम डिबेट में रजिस्टर्ड अलाउ ही होती नहीं है। करना चाहिए, आपको डिबेट में नहीं होना चाहिए। यही पीएफआई है। नो अरे नो, पर्सनल कौन हो रहा है? यही जाहिर कौन पीएफआई कह है रहा है? जो सामने अमित, नजर आ जाहिर रहा है कौन कह रहा अमीश, है? और हम इसको अलाउ कर रहे हैं। ये हमारी जो कह रहा है सबसे बड़ी जाहिर। गलती है। इसको बोलो पर्सनल कौन हो रहा है? नहीं, देखिए उन्होंने अगर एक तुम्हें अल्लाह उन्होंने पूरा एक बना लॉजिक देता, उन्होंने शायद एक पता बात नहीं क्या रखी जो कि करते। लॉजिकल है। अगर यही आप PFI है। लॉजिकली जवाब यही दीजिए, PFI है। आप जो हमारे आप सामने कह रहे है। हैं सुनिए भौंको, जवाब मुझे उसका। लगता नहीं ये शब्द सही ये है। जवाब गलत सुनिए है, ना। ये गलत है। एक ये रिजवान- देश के रिजवान लिए भाई साहब गलत जवाब है। सुनिए, आपसे जवाब हम सुनिए। उम्मीद करते हैं कि आप रशीदी को जवाब सुनिए। उठाकर बाहर फेंकिए। मेरा देखिए, ये भौंकता रहेगा ये आदमी। नहीं, देखिए जवाब कोई नहीं सुनेगा। देखिए मेरी इंसान बात बोलते सुनिए। हैं, इंसान मैं- बोलते हैं, मेरी ये- आपको उनकी बात पे ऑब्जेक्शन है, आप ऑब्जेक्शन रेज मेरी करिए। ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ो। सुनिए मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है अमीश भाई और देश के हटाइए। संविधान के मुताबिक इस रजिस्टर्ड है। आदमी को पीएफआई का एजेंट है ये। जिन लोगों को ये हटाइए नहीं इसे पता, यहाँ से। यही तो पीएफआई चाहता है जो अच्छा, ये ठीक है, नक्शा- ठीक है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। रिजवान अहमद, आपने बोला ऐसे व्यक्ति को हटना चाहिए जो तिरंगे जो भारत का नक्शा है उसको हरा कर देता है। आपकी बात आपने अपनी एक डिमांड रेज करी। रिजवान अहमद नो कीप क्वाइट। अब आपने अपनी बात को रख लिया। एक सेकंड रशीदी साहब, लॉजिकल एक रिजवान अहमद ने लॉजिकल बात रखी कि आपने भारत के नक्शे को हरा क्यों दिखा रखा है। आप उनको भौंकना कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये मर्यादित शब्द है। मेरा निवेदन है इस तरह की शब्दावली मेरे कार्यक्रम में ना बोले तो बेहतर है। रिक्वेस्ट। जाहिल किसने कहा पहले? अमीश, जाहिल पहले किसने कहा? उसके लिए भी मैंने रोका। तो नहीं बोला उसके लिए भी मैंने रोका और दोबारा नहीं बोला गया वो शब्द। बोलो ना, दोबारा उसको नहीं बोलो। बोला गया। उन्होंने बोलो, माफी आपको मांगे। 3 बारी जाहिल बोला, लेकिन आपने बोलो, वो उसके बाद माफी 10 मांगे। बारी उनको भौंकना बोला। बोलो वो माफी मांगे। उन्होंने वापस नहीं बोला। बोलो, वो माफी मैं आपको मांगे। बोला हूं कि आप ये शब्द मत बोलिए, आप अपनी बात को उसको रखिए। माफी मांगे। आप उसको बोलो माफी मांगे। आपको जो मैं बोलो बोल रहा उसको हूं, माफी मांगे। तैयार हूं अमीश। मैं नेशनल नहीं, टीवी पर आप माफी उसको मांगने पहले को बोलो, वो तैयार माफी मांगे। हूं। अगर मैं तैयार हूं, ओके, वो कह रहा मैं तैयार हूं। ना। मैं नेशनल टीवी पर माफी मांगो। सुनिए, मांगो मैं माफी। नेशनल टीवी पर माफी मांगने मांगो को माफी। तैयार हूं। अगर रशीदी ये वादा मांगो- करें मांगो कि माफी। अगली बार जब वो मांगो आएंगे माफी। तो पीछे हरा हिंदुस्तान नहीं होगा। माफी मैं तैयार मांगो। हूं। आप वादा करिए। तैयार है आप वो? वादा संविधान करिए। के खिलाफ तैयार है नहीं, आप माफी तो? वादा मांगो करिए। पहले। दो एक सेकंड, ऑडियो डाउन करते हैं। पहले एक एक करके मैं किसी और के पास नहीं जा रहा, मैं आप ही लोगों के पास हूं। मैं आपसे पूछता हूं अब वो तैयार है माफी मांगने के लिए, लेकिन आप वादा करिए कि पीछे हरा हिंदुस्तान नहीं दिखाएंगे। हिंदुस्तान का जो रंग है वो दिखाइए। ये तो लॉजिकल बात है। सुनिए, रशीदी साहब। अगर मेरा ये अमल संविधान के खिलाफ है तो मैं बदलने को तैयार हूं। आप इसको साबित कर दो कि संविधान के खिलाफ है। देखिए, कहीं तो आप कह रहे हैं कि कर दो रिजवान साबित, माफी लोग मांगे। संविधान के यही खिलाफ। करते हो। अरे बेतुकी बात लेके चलते हो यार अमीश, आप पत्रकार नहीं हो क्या? क्या बेतुकी अरे बात लेके अमीश, चलते हो? यही आप तो जाहिल पीएफआई का चक्कर में पड़ गए। मंसूबा है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं इस बात इस को? आधे अधूरे आदमी के यही चक्कर में पड़ गए PFI आप का भी। मंसूबा इसके है ट्रेन में आ अमीश। गए आप भी। जो इसके पीछे नक्शा नजर आ रहा है वही पीएफआई का अमीश, इस मंसूबा आधे है। अधूरे आदमी के ट्रेन हटाओ में आ इसे गए आप डिबेट भी। से अमीश। इतना समझदार अच्छा, पत्रकार होकर मैं एक सेकंड, मेरा इतना निवेदन है। समझदार पत्रकार होकर इस आधे अधूरे के चक्कर में नहीं, पड़ गए। देखिए किसी के लिए इस तरह के पर्सनल एक शब्द नहीं। मेरा मैं बार बार निवेदन करता ये हूं। संविधान के खिलाफ है क्या? बोलो नहीं, बोलो, ये देखिए, संविधान के लेकिन- खिलाफ है लेकिन क्या? आप लेकिन बोलो, ये लेकिन संविधान के हिंदुस्तान को खिलाफ है हरा क्या? क्यों दिखाया जाएगा? हिंदुस्तान को अरे हरा क्यों बोलिए, दिखाया ये संविधान के खिलाफ है जाएगा? क्या? संविधान के खिलाफ की आप बात नहीं है, पत्रकार पर कौन से हिंदुस्तान को पत्रकार हरा हो क्यों भाई? दिखाया जाएगा? कहां से अश्विनी उपाध्याय पत्रकारिता वांट टू सीखी मेक अ पॉइंट। अश्विनी कहां से उपाध्याय जी, आपने सब एक पत्रकारिता सेकंड, सीखी? अश्विनी उपाध्याय। कहां से आपने पत्रकारिता सीखी? ओके, अश्विनी उपाध्याय, देखिए बताइए, मैंने कहां ये पत्रकारिता नहीं, कहां से देखिए। सीखी है, आपने देशभक्ति कहां से सीखनी है, इसकी डिबेट नहीं है ना ये। अश्विनी उपाध्याय 10 सेकंड्स। देखिए अमित जी, मैंने कहा ना, जो टेररिज्म के जिहाद के अलग अलग चेहरे हैं। कुछ सॉफ्ट हैं, कुछ रेकी करते हैं, कुछ गला काटते हैं, कुछ विदेशों से फंडिंग लेते हैं, कुछ हनी ट्रैप में फंसाते हैं, कुछ उसको मीडिया में आके डिफेंड करते हैं। अलग अलग रूप हैं और देश देख रहा है। ठीक है, जब ठीक है, आपने बहुत एक बहुत सवाल बहुत पूछा शुक्रिया। कि फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। लेकिन जो लोग ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं वही एंटी इंडिया लॉबी के
एक बड़े किरदार हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा, रेस्ट इज अप टू यू। अप टू यू मींस अप टू माय व्यूअर्स। फिलहाल CNBC आवाज पे इतना ही। गुड नाइट।